तसव्वुर करें एक ऐसी कंपनी का जो इस मुल्क की हैवी ड्यूटी ट्रक और बस टायर्स की मार्केट में लगभग 43% से ज़्यादा हिस्सा रखती है। और इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स की तादाद है ना, वो 7.4 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। और अब ये लोग पैसेंजर कार टायर्स यानी पीसीआर मार्केट में आने के लिए ना मजीद सरमाया इकट्ठा करने आ रहे हैं। बज़ाहिर तो सब अच्छा लग रहा है, एक आम कामयाब कॉर्पोरेट कहानी की तरह। लेकिन यहाँ एक आदत ऐसी है, एक नंबर है जिसने मुझे ठहर कर सोचने पे मजबूर कर दिया। वो क्या? इस 7.4 बिलियन शेयर्स वाली कंपनी का पब्लिक फ्लोट सिर्फ और सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? यानी बाकी सब लॉक्ड है? एग्जैक्टली। और इस 5% का भी ना सरमायाकारों की अक्सरियत तक, मतलब आम आवाम तक बहुत ही छोटा हिस्सा पहुंचेगा। ये वो तजाद है ना जो किसी भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ को दिलचस्प बनाता है। सही बात है। देखिए, जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उनके प्रोस्पेक्टस की जुबान बहुत ही पुरकशिश होती है, लेकिन असल हकीकत उन छोटी तफसीलात में छुपी होती है जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड यानी एसएलएम के आईपीओ और कैपिटल स्ट्रक्चर का एक सीएफए लेवल फॉरेंसिक तज्जिया करेंगे। जबरदस्त। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के ढांचा और इस फ्री फ्लोट की हकीकत को खोलते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल्स की बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में दरअसल बेचा क्या जा रहा है। सही कहा। अगर हम नंबर्स देखें तो आईपीओ का हजम लगभग 389 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन हकीकत में ये पोस्ट आईपीओ पेड अप कैपिटल का सिर्फ 5% बनता है। इस 5% में से भी ना 75% हिस्सा बुक बिल्डिंग के जरिए इदारा जाती सरमायाकारों यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मुख्तस है। आम आवाम या रिटेल सरमायाकारों के लिए सिर्फ 25% हिस्सा रखा गया है, जो कि तकरीबन 97.4 मिलियन शेयर्स बनते हैं। नतीजे के तौर पर आईपीओ के बाद भी स्पॉन्सर्स जैसे कि सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चाओयांग लॉन्ग मार्च वो 92.16% शेयर्स की मालकियत अपने पास बरकरार रखेंगे। तो इस 5% फ्लोट को देखते हुए मेरा एक सवाल है, क्या इतनी महदूद सप्लाई की वजह से मार्केट में शेयर्स की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी का एक संगीन खतरा पैदा नहीं हो जाता? देखें, ये महदूद सप्लाई दरअसल लिक्विडिटी की एक बहुत बड़ी रुकावट यानी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट पैदा करती है। जब किसी कंपनी को लिस्ट किया जाता है जिसके कुल शेयर्स 7.79 बिलियन होने वाले हों, लेकिन आम ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 5% हिस्सा दस्तयाब हो, तो मार्केट में एक मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। मसनूई किल्लत यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ी सी भी बाइंग या सेलिंग आती है ना, तो शेयर की कीमत में गैर मामूली तेजी या गिरावट आ सकती है, जिसे हम फाइनेंस में स्ट्रक्चरल वॉलेटिलिटी कहते हैं। सही कहा। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से देखा जाए तो पैगाम बिल्कुल साफ है। वो क्या? वो ये कि रिटेल सरमायाकारों के पास कंपनी के फैसलों में या बोर्ड रूम की सतह पर ना होने के बराबर ताकत होगी। यानी कंट्रोल पूरी तरह से स्पॉन्सर्स के पास कंसोलिडेटेड रहेगा। एग्जैक्टली, कंट्रोल उन्हीं के पास महफूज रहेगा। ये कंट्रोल वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि जब कंट्रोल महफूज है तो मकसद कुछ और लगता है। यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है जो इनके अपने नंबर से पैदा होता है। कंपनी का दावा है कि उन्हें नए पीसीआर प्रोजेक्ट के लिए 25.56 बिलियन रुपए दरकार हैं, जिसके लिए इस आईपीओ के जरिए 5.55 बिलियन रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के मालियाती डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि वो अपने इंटरनल कैश फ्लोज यानी अंदरूनी आमदनी से 5.7 बिलियन रुपए जनरेट कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है ना? तो अगर कंपनी खुद इतना कैश पैदा कर रही है तो इस आईपीओ की क्या जरूरत है? क्या ये वाकई कैपिटल की अशद जरूरत के लिए है, या फिर ये एक सोचे समझे वक्त पर वैल्यूएशन अनलॉकिंग की कोशिश है? अगर इसे प्योरली कॉर्पोरेट फाइनेंस के तनाजुर में देखा जाए तो मैं कहूंगी कि ये सिर्फ कैपिटल रेजिंग की मश्क नहीं लगती। अच्छा, ये वैल्यूएशन अनलॉकिंग का एक बेहद क्लासिक केस है। वो कैसे, थोड़ा आम जबान में समझाएं। देखें, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज मौजूद हैं, लेकिन जब तक कंपनी प्राइवेट रहती है ना, उसकी कदर सिर्फ उसकी किताबी मालियत यानी बुक वैल्यू तक महदूद रहती है। सही है। लेकिन जैसे ही पब्लिक मार्केट में लिस्टिंग होती है, और चाहे वो महज 5% हिस्से की ही क्यों ना हो, उनके बाकी 92% शेयर्स को भी एक मार्केट डिटर्मिन कीमत मिल जाती है।
यानी उस 5% की ट्रेडिंग की वजह से उनका जो बाकी 92% हिस्सा है उसकी वैल्यू भी पेपर पर बढ़ जाती है। एग्जैक्टली इस एक कदम से स्पॉन्सर्स की नेटवर्थ या आसासों की मालियत पब्लिक पेपर पर कई गुना बढ़ जाती है और आमतौर पर इस मकसद के लिए एक बुल मार्केट का इंतखाब किया जाता है जब आसासों को बेहतरीन कीमत मिल सकती हो। मतलब ये आईपीओ नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा अपनी मौजूदा दौलत को पेपर पर कई गुना बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। आप ऐसा कह सकते हैं। अगर ये वेल्थ मल्टीप्लिकेशन है तो चलिए देखते हैं कि मार्केट से इस दाखले की क्या कीमत वसूल की जा रही है। हाँ, वैल्यूएशन प्रीमियम की बात करते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है, लेकिन बुक बिल्डिंग का फ्लोर प्राइस 14.25 रुपए रखा गया है। सही। यानी सीधा सीधा 12.25 रुपए का प्रीमियम, और कैप प्राइस तो 19.90 रुपए तक जा सकती है। और इनकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? वो सिर्फ 4.22 रुपए है। ये मंतिक तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई एक मकान उसकी मौजूदा तामीराती लागत से 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदे, इस उम्मीद पर कि मुस्तकबिल में ये इलाका पोश बन जाएगा। ये तशबीह बहुत अच्छी है ना? तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या इस प्रीमियम के पीछे कोई ठोस बुनियादें हैं या ये सिर्फ एक कशिश भरी कहानी बेची जा रही है। इस प्रीमियम की मंतिक को समझने के लिए ना हमें रेशियो एनालिसिस की गहराई में जाना होगा। चलिए चलते हैं। अगर हम प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो देखें तो वो 3.38 टाइम्स बनता है। यानी असासों की मौजूदा कीमत से लगभग 3.5 गुना ज्यादा। बिल्कुल, बज़ाहिर ये बहुत महंगा लगता है, लेकिन वैल्यूएशन का दूसरा रुख प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशो होता है। अच्छा, अर्निंग्स के हवाले से क्या पोजीशन है? मौजूदा अर्निंग्स के हिसाब से इनका पीई रेशो 8.32 टाइम्स है, और अगर हम इसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एक्सेसरीज सेक्टर की एवरेज से मिलाएं जो कि 8.79 टाइम्स है, तो तस्वीर बदल जाती है। ओह, यानी अर्निंग्स के मुकाबले में ये वैल्यूएशन सेक्टर एवरेज से थोड़े से डिस्काउंट पर दिखाई देती है। एग्जैक्टली दरअसल इनका पूरा वैल्यूएशन मॉडल असासों पर नहीं बल्कि फॉरवर्ड अर्निंग्स और फ्री कैश फ्लो टू फर्म यानी FCFF पर खड़ा है। FCFF थोड़ा इसे वाजे करें सुनने वालों के लिए। FCFF एक ऐसा मॉडल है जो मुस्तकबिल में पैदा होने वाले कैश को आज की वैल्यू में डिस्काउंट करता है। इस मॉडल के मुताबिक इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 25.63 रुपए बनती है। अच्छा, 25.63 रुपए। हाँ, तो कंपनी की बुनियादी दलील ये है कि यहाँ असासों की करंट वैल्यू के पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, बल्कि उस मुनाफे के कैश फ्लो के पैसे मांगे जा रहे हैं जो नया PCR प्लांट लगने के बाद साल 2028 से आना शुरू होगा। लेकिन रुकिए, FCFF मॉडल तो पूरी तरह से उन प्रोजेक्शंस और अंदाजों पर मबनी होता है जो सालों आगे की पेशगोई करते हैं। बिल्कुल, फोरकास्ट पर बेस करता है। मतलब असासों पर नहीं, मुस्तकबिल की ऐसी कारकर्दगी पर दाव लगाया जा रहा है जो अभी वजूद में नहीं आई। ये रिस्क तो होता है ग्रोथ मॉडल्स में। चलिए, अगर एक लम्हे के लिए इस प्रीमियम को उनके अपने बनाए गए मॉडल के हिसाब से ठीक मान भी लिया जाए, तो हमें इस कंपनी के इंजन रूम यानी इनकी इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो की क्वालिटी का बारीक बीनी से मुआयना करना पड़ेगा। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैंने मालियाती गोशवारों में देखा कि माली साल 2023 में इनका रेवेन्यू 16 रुपए था, जो माली साल 2025 में अचानक छलांग लगाकर 49 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये एक मैसिव जंप है। और नेट प्रॉफिट जो कभी मंफी यानी नेगेटिव में था, वो सीधा 10.02 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। नंबर्स तो काफी स्ट्रांग है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% है। ये नंबर्स किसी टेक कंपनी के तो लग सकते हैं, लेकिन एक टायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंतहाई हैरानकुन है। सही बात है। और साथ ही इनकी एक्सपोर्ट्स भी 14.8 बिलियन तक गई हैं। हाँ, जिससे करेंसी रिस्क यानी डॉलर के उतार चढ़ाव का खतरा कुछ हद तक कम होता लगता है। एक नेचुरल हेज मिल जाता है उन्हें। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। एक तरफ तो कंपनी साल का 10 बिलियन रुपए खालिस मुनाफा कमा रही है, और दूसरी तरफ वो अपने नए 22.56 बिलियन के PCR प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50% हिस्सा यानी 11.28 बिलियन रुपए बैंक से तवील मुद्दती कर्ज यानी लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर ले रही है। हाँ, ये आमतौर पर पैदा होने वाला एक बहुत ही वाज़ेह तजाद है। मेरा सवाल यह है कि अगर इतना मुनाफा है जेब में, तो बैंक के पास जाने की क्या जरूरत है?
क्या एक ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी के लिए इतना भारी कर्ज लेना बैलेंस शीट को फ्रेजाइल नहीं बनाता? क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक झटकों के सामने एक बड़ा हदफ नहीं बन जाता? रिस्क बिल्कुल मौजूद है और वो इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में छुपा है। देखें, इस सेक्टर की मैक्रो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी इंतहाई हाई है। कैसे? वो पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट पर इन्हिसार करता है। हाँ, वो तो इम्पोर्ट ही होता है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं या जियोपॉलिटिक्स की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर होती है, तो इनपुट कॉस्ट्स आसमान पर जा सकती हैं। और कर्ज का क्या रिस्क है? अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स यानी शरह सूद में अचानक इजाफा होता है, तो इस 11.28 बिलियन के भारी लोन पर फाइनेंस कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ेगी कि वो इन शानदार 21% मार्जिन्स को पूरी तरह खा सकती है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हालांकि इनकी 14.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स उन्हें रुपए की कदर गिरने के खिलाफ एक नेचुरल हेज जरूर फराहम करती हैं। फिर भी एक्सटर्नल शॉक्स और इनपुट कॉस्ट्स का साइकिल इस मुनाफे पर किसी भी वक्त असरअंदाज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट का ये ऑप्टिमाइजेशन मॉडल फायदेमंद जरूर है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक मुकम्मल फॉरेंसिक एनालिसिस उस वक्त तक अधूरा रहता है जब तक हम इस कंपनी को इसकी अपनी इंडस्ट्री की दूसरी बावजन कंपनियों की कसौटी पर ना परखें। पेयर कंपैरिजन के बगैर तो एनालिसिस अधूरा ही है ना। पेयर कंपैरिजन में ना पैंथर टायर्स एक बहुत अच्छा बेंचमार्क साबित होता है। हाँ, उनका डेटा काफी रेलेवेंट है। अगर एदादो-शुमार देखें तो पैंथर टायर्स का पीई रेशो 8.01 टाइम्स है, जो कि एसएलएम के 8.32 टाइम्स के बहुत करीब और मुनासिब लगता है। सही। लेकिन कहानी में मोड़ वहां आता है जब हम प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशो पर नजर डालते हैं। पैंथर का पीबी रेशो सिर्फ 0.95 टाइम्स है। यानी पैंथर अपने किताबी असासों से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली, जबकि एसएलएम का रेशियो 3.38 टाइम्स है। उसके बाद जरा लिक्विडिटी और शेयर काउंट को देखें। पैंथर टायर्स के कुल शेयर्स की तादाद सिर्फ 168 मिलियन है, जबकि एसएलएम आईपीओ के बाद 7.79 बिलियन शेयर्स का एक पहाड़ बन जाएगा। ये गैप वाकई बहुत बड़ा है। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है, आखिर एसएलएम अपने असासों से इतने भारी प्रीमियम पर क्यों खड़ा है, जबकि उसके बराह रास्त पीयर्स इतने सस्ते दस्तयाब हैं? देखें, ये पीयर कंपैरिजन दरअसल इस वैल्यूएशन गैप की असल वजह खोलता है और इसका ताल्लुक मार्केट में कंपनी की पोजीशनिंग से जुड़ा है। पोजीशनिंग से? वो कैसे? पैंथर और गंधारा ज्यादातर मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स बनाते हैं। अच्छा। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जहां मुकाबला बहुत सख्त है, मार्जिन्स कम है और कीमत बढ़ाने की ताकत महदूद है। सही, ये प्राइसिंग पावर नहीं है उनके पास। बिल्कुल। इसके बरक्स एसएलएम की ताकत ट्रक और बस रेडियल यानी टीबीआर मार्केट में है, जहां इनकी लगभग एक मोनोपोली जैसी हैसियत है। ओह, मोनोपोली। पाकिस्तान में ये वाहिद और पहली कंपनी है जो मैस स्केल पर रेडियल ट्रक टायर्स बना रही है। ये बेसिकली एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी जो माल पहले बाहर से आता था वह मुकामी तौर पर बन रहा है। एग्जैक्टली। पहले ये हैवी ड्यूटी टायर्स चाइना या दूसरे ममालिक से इंपोर्ट होते थे और अब एसएलएम इन्हें मुकामी सतह पर बनाकर उस खला को पुर कर रही है। इस मोनोपोली लाइक स्टेटस, लैक ऑफ कंपटीशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नैरेटिव की बुनियाद पर ही मार्केट इस कंपनी को ये 3.38x पीबी प्रीमियम दे रही है। लेकिन यहाँ उस 7.7 बिलियन शेयर्स वाले मसले को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही नुक्ता मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। जब शेयर्स की तादाद इतनी वसी होती है तो हर एक शेयर के हिस्से में आने वाला मुनाफा यानी अर्निंग्स पर शेयर बहुत पतला हो जाता है, राइट? ठीक कहा आपने। 7.79 बिलियन शेयर्स का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में पर शेयर वैल्यू को ऊपर ले जाने के लिए कंपनी को अपने एब्सोल्यूट मुनाफे को भी उसी वसी रफ्तार से कंपाउंड करना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं है। एक छोटी शेयर कैपिटल वाली कंपनी के लिए ईपीएस बढ़ाना आसान होता है, लेकिन इस हजम पर अगर अर्निंग्स की ग्रोथ थोड़ी सी भी सुस्त हुई ना, तो 7.7 बिलियन शेयर्स का वजन शेयर की कीमत को दबाए रखेगा, जिससे सरमायाकारों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही वाज़ेह और अहम पहलू है। चलिए अब इस सारी तहकीक और मालूमात को एक जगह समेटते हैं ताकि इस तज्जिए से एक मुकम्मल और मुतवाज़न तस्वीर सामने आ सके। एक समरी जरूरी है। एक बैलेंस्ड बुल
और बेयर व्यू यानी सरमायाकारी के हक और मुखालिफत में पहलुओं का खुलासा करते हैं। अगर मैं बुल केस की बात करूं तो तस्वीर वाकई शानदार लगती है। बुल केस में उनके पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। बिल्कुल, कंपनी का TBR टायर्स में 43% का जबरदस्त मार्केट शेयर, 21% का मजबूत नेट प्रॉफिट मार्जिन और ट्रक टायर्स की मुकामी तैयारी में लगभग मोनोपोली जैसी हैसियत, ये सब अवामिल लॉन्ग टर्म ग्रोथ का वाज़ेह इशारा देते हैं। सही। और अब पैसेंजर कार टायर्स यानी PCR मार्केट में इनका दाखला इस ग्रोथ को मजीद तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और इसके बरक्स अगर मेरी तरफ से बेयर केस यानी खदशात और खतरात की बात की जाए तो तस्वीर उतनी ही संगीन हो सकती है। बेयर केस में क्या मेन खतरात हैं? सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल खतरा इसका इंतहाई कम फ्री फ्लोट है। सिर्फ 5% पब्लिक फ्लोट और उसमें भी रिटेल का छोटा हिस्सा लिक्विडिटी का मसला पैदा कर सकता है। बिल्कुल। फिर 7.79 बिलियन शेयर्स का इंतहाई बड़ा हजम फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के बावजूद पर शेयर कीमत को दबाए रखने का सबब बनेगा। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया। और सबसे अहम बात, बुक वैल्यू के मुकाबले में जो भारी प्रीमियम मांगा गया है वो करंट एसेट्स की बजाय पूरी तरह से आने वाले सालों की एक्सपेक्टेशंस पर मबनी है। फोरकास्ट पर बेस करता है। अगर PCR प्रोजेक्ट में देरी होती है, रॉ मटेरियल की लागत बढ़ती है या 2028 तक एक्सपेक्टेड मार्जिन्स हासिल नहीं होते तो ये FCFF मॉडल पर मबनी वैल्यूएशन तेजी से गिर सकती है। यहाँ आकर ये मुबाहिसा वाकई बहुत फिक्र अंगेज हो जाता है। इस CFA लेवल तज्जिए को ख़त्म करने से पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करना लाजमी है, जो सीधा इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल के पीछे मौजूद सियासत और माइशत से जुड़ा है। वो क्या सवाल है? देखें, कंपनी के मौजूदा शानदार प्रॉफिट मार्जिन्स बड़ी हद तक पोर्ट्स पर लगने वाली पाबंदियों, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और उस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल की मरहूने मिन्नत हैं। सही। लेकिन जरा ठहर कर तसव्वुर करें, अगर मुस्तकबिल में मैक्रो इकोनॉमिक हालात बेहतर होते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ बदलती हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर तब्दील होता है और सस्ते गैर मुल्की टायर्स मार्केट में दोबारा आज़ादी से आना शुरू हो जाएं, तो क्या बिना मुसाबकत के मिलने वाला ये 21% का ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रह सकेगा? ये एक बहुत बड़ा इफ है। बिल्कुल। जब बाहर का सस्ता माल टक्कर देगा तो क्या मुकामी मोनोपोली कायम रहेगी? और उससे भी ज्यादा अहम मालियाती सवाल ये है कि इतने कम रिटेल फ्लोट के होते हुए अगर कभी मार्केट का साइकिल बदला और बुरा वक्त आया तो क्या आम रिटेल सरमायाकारों के पास बाहर निकलने का रास्ता यानी एग्जिट लिक्विडिटी मौजूद होगी? ये सबसे बड़ा डर होता है रिटेल सरमायाकारों के लिए। या फिर बड़े इदारे पहले निकल जाएंगे और आम सरमायाकार इस पेचीदा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा के लिए फंस कर रह जाएंगे? ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर किसी भी शख्स को इस महंगी वैल्यूएशन को कबूल करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। मेरी नज़र में यही वो मकाम है जहां आशारियां और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर रिस्क मैनेजमेंट शुरू होती है। सही कहा आपने। नंबर्स हमेशा करंट साइकिल का सच बोलते हैं और इस वक्त ये सच बहुत मुनाफा बख्श लग रहा है। लेकिन कैपिटल बाजारों में ना असल खेल तब शुरू होता है जब साइकिल बदलता है। बिल्कुल। और तब सिर्फ वही महफूज रहते हैं जो सिर्फ मुनाफे को नहीं बल्कि लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर को समझते हैं। खैर, इस पुरमग़ज़ और फोरेंसिक एनालिसिस के बाद हमें उम्मीद है कि इन सोर्सेस के जरिए उस धुंधले कॉर्पोरेट और डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को समझने में यकीनन काफ़ी मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। जब अगली बार किसी बड़े IPO या मसनूई लिक्विडिटी के पेचीदा ढांचा का सामना होना, तो सिर्फ बड़े आदादो शुमार पर मबनी मार्केटिंग कहानियों से आगे बढ़कर उनके पीछे छुपी वेल्थ अनलॉकिंग और मैक्रो रिस्क की हकीकत को जरूर टटोलना चाहिए। जरूर। इस तज्जिए में आज के लिए बस इतना ही।